9 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब कनाडा में 11 साल चला ट्रूडो एरा खत्म हो गया और शुरू हुआ मार्क कार्नी का शासन। मार्क कार्नी के आते ही ये उम्मीद जग गई कि अब भारत और कनाडा के रिलेशंस फिर से सुधर पाएंगे और वो होता हुआ भी दिख रहा है। हमारे देश के पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे। ऐसे तो भारत G7 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद कनाडा के पीएम के इनविटेशन पर आउटरीच पार्टनर बनकर भारत ने इसमें हिस्सा लिया है। पिछले कुछ समय से भारत कनाडा रिलेशंस में आई कड़वाहट दूर करने के लिहाज से इस कदम को एक अच्छे डिप्लोमेटिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि मिनी पंजाब कहा जाने वाला कनाडा भारत के साथ दुश्मनी पर उतर आया था? दोनों देशों के रिश्ते आखिर क्यों खराब हो गए? हर एक घटना को शुरू से जानते हैं। साल 1985 ये वो साल था जब पहली बार भारत कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसी साल खालिस्तानी अलगाववादी समूह ने एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट किया था। ये हमला कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश में जितने लोगों की जान गई है, उससे कहीं ज्यादा इस हमले में लोग मारे गए थे। हमला इतना ज्यादा भयावह था कि 329 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 268 कनाडा के ही नागरिक थे। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे घातक आतंकवादी हमला था। खालिस्तानी आतंकियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए एयर इंडिया के इस विमान पर हमला किया था। इतने साल पहले हुए इस बम धमाके की जांच अब तक किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट बनी रही। मगर साल 2023 खत्म होते होते भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। वजह थी एक खालिस्तानी आतंकवादी की कनाडा में हत्या। 18 जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के लिए खालिस्तानी सपोर्टर्स ने कनाडा में इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ पोस्टर्स से पूरी कनाडा की सड़कों को भर दिया था। इंडियन एम्बेसी के ऑफिस पर भी प्रोटेस्ट हुए। इससे पहले कि सब कुछ नॉर्मल होता, 8 जुलाई 2023 को खालिस्तानी समर्थकों ने एक रैली की घोषणा कर दी। जाहिर है ये रैली भारत विरोधी थी और इसकी मीडिया में भी काफी चर्चा हुई। भारत विरोधी इस रैली को देखकर भारत सरकार ने तब अपने एम्बेसी और ऑफिसर्स की सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाने की अपील कनाडाई सरकार से की। पर इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करते हुए कनाडा के पीएम ने उल्टा भारत सरकार को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। भारत के खिलाफ काफी बयान भी दिए गए जो भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ाने के लिए काफी थे। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी सपोर्टर्स ने जब इंडियन एम्बेसी पर धरना प्रदर्शन तेज कर दिया तो भारत सरकार ने भारत में रह रहे कनाडा के डिप्लोमेट से बात करके कनाडा में चल रही सभी एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर रोक लगाने की मांग भी की। ये वो समय था जब इधर भारत में एक और आतंकी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच करीब 2 महीने के बाद कनाडा में एक रैली की गई जिसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाता हुआ एक बैनर लहराया गया, जिसने दोनों देशों के बीच की टेंशन को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर कनाडा कैसे खालिस्तानियों का गढ़ बनता चला गया। कनाडा में 20 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनमें लगभग 8 लाख सिख हैं। लेकिन कनाडा में रह रहे सिखों की एक छोटी आबादी खालिस्तानी सपोर्टर है। 80 और 90 के दशक में हजारों खालिस्तानी समर्थक भारत छोड़कर वेस्ट कंट्रीज में जाकर बस गए थे। पंजाब छोड़ चुके कई चरमपंथी अब कनाडा में बसे हुए हैं। इनकी उम्र भी अब बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी भारत को लेकर उनके मन में जो नफरत है वो बनी हुई है।
इतना ही नहीं, उन्होंने नफरत के जो ये बीज हैं वो युवा पीढ़ियों में भी बोने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। इन सब के अलावा कनाडा का लिबरल माइंडसेट भी वहां खालिस्तानी आंदोलन के फलने फूलने का एक कारण रहा है, क्योंकि खालिस्तान चरमपंथ भारत के लिए मुद्दा है, कनाडा के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। और इसी वजह से कनाडा सरकार इसे खत्म करने के लिए कोई खास जहमत उठाती हुई कभी दिखाई नहीं दी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पश्चिमी सरकारों की नजरअंदाजी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भारत विरोधी भावनाओं को पनपने में मदद की है। वैसे इन चरमपंथियों की तादाद अब काफी कम रह गई है। जब स्टूडेंट्स कनाडा पहुंचते हैं तो उनके मन में भारत को लेकर हमदर्दी होती है, लेकिन चरमपंथी इन स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये सभी फैक्टर खालिस्तानी आंदोलन की लौ को अब तक जलाए हुए हैं, जिस वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते कभी सही होने की कगार पर आ ही नहीं पा रहे। इन सब से अलग ट्रूडो ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया जिसने भारत कनाडा रिश्तों में और भी ज्यादा जहर घोल दिया। बीते साल सितंबर में ही कनाडा ने भारत के खिलाफ एक और कदम उठाया था। भारतीय इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर को वापस जाने का हुक्म सुना दिया। इससे खटास और बढ़ी तो इंडियन एम्बेसी ने कनाडा से वीजा सर्विसेज ही सस्पेंड कर दी। जनवरी 2024 में एक बार फिर कनाडा ने भारत पर एलिगेशन लगाते हुए इसे फॉरेन थ्रेट तक कह दिया। फिर अप्रैल 2024 में भारत का गुस्सा एक बार फिर सामने आया, जब कनाडाई पीएम की मौजूदगी में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। भारत सरकार ने इस पर भी अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन कनाडा सरकार ने इन सब बातों को भी अनसुना कर दिया। फिर रही सही कसर कनाडा में मंदिरों पर हुए हमलों ने पूरी कर दी। देखा जाए तो सारी फसाद की जड़ खालिस्तानी ही है। नवंबर 2024 में जब दोनों देशों के बीच टेंशन पीक पर थी, तब टोरंटो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर मारपीट की गई। वैंकूवर के सर्दी में हिंदू टेंपल के बाहर भी बवाल हुआ। हमला और हाथापाई करने का ये आरोप प्रो खालिस्तानी लोगों पर लगा। इन लोगों की भीड़ पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर परिसर में घुसी। झंडे के डंडों से मंदिर कैंपस में मौजूद लोगों पर जबरदस्त हमला किया गया। हाथापाई हुई और ये सब तस्वीरें कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं। कनाडा के किसी मंदिर में घुसकर मारपीट करने की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये पहला मौका था जब भारत की एक कम्युनिटी कनाडा की जमीन पर अपने ही देश की दूसरी कम्युनिटी पर यूं हमला करती देखी गई थी। इन सब के बावजूद ट्रूडो सरकार की आंखें नहीं खुली। ओवरऑल दोनों देशों के बीच का रिश्ता ना तो एक दिन और ना ही एक घटना की वजह से खराब हुआ है। ये कनाडा की जमीन से लगातार खालिस्तानी समर्थकों को मिल रहे सपोर्ट का नतीजा है, जबकि भारत की सरकार ने देश में खालिस्तानियों की आवाज को खत्म सा कर दिया है। लेकिन यहाँ अब भी एक सवाल रह जाता है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते एक दूसरे के लिए क्यों जरूरी हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि कनाडा में भारतीय ज्यादा रहते हैं, या फिर कोई और भी वजह है? मैं बताती हूं। कल्चरल रिलेशंस के अलावा बिजनेस पार्टनरशिप भी दोनों देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। भारत कनाडा से फूड सप्लाई के साथ साथ खनिज ईंधन, खनिज तेल और पोटाश भी इंपोर्ट करता है। खास बात यह है कि दोनों देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर ही है। पिछले साल भारत ने कनाडा से लगभग $4 बिलियन का इंपोर्ट और $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया, जो कि बराबर है। कनाडा ने तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। भारत ने भी वहां अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं लार्ज नंबर पर इंडियंस कनाडा में नौकरी कर रहे हैं। अगर ये रिश्ते यूं ही खराब रहेंगे तो वहां नौकरी धंधे पर भी खास असर पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि कनाडा की आबादी 4 करोड़ है, जिसमें से 18 लाख तो इंडियंस ही हैं। ऐसे में कनाडा के लिए इंडियंस कितने इंपॉर्टेंट होंगे आप समझ ही गए होंगे। और शायद यही वजह है कि वहां के नए पीएम मार्क कार्नी एक बार फिर से भारत कनाडा के रिश्ते सुधारने में लग गए हैं।
एक लंबी टेंशन के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है G7 समिट के लिए कनाडा का पीएम मोदी को इनविटेशन देना और पीएम मोदी का भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विटी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।